वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कभी लीनियर अरेंजमेंट होगा, कभी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, कभी आपका स्क्वायर का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्राइंगल में भी अरेंजमेंट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। हेक्सागन का अरेंजमेंट हो जाता है कभी कभी। तो इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को हम इन लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है फ्रेंड्स, इन सब में भी कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं। क्या क्या वेरिएशंस होते हैं? जैसे कि एक वेरिएशन तो होता है कि कभी नॉर्थवर्ड बैठा देंगे, कभी साउथवर्ड बैठा देंगे। तो सर्कल में क्या होगा, कभी इनवर्ड बैठा देंगे, कभी आउटवर्ड बैठा देंगे। उसी तरह स्क्वायर में भी कभी कोने पे बैठाएंगे, कभी बीच में बैठाएंगे इस साइड्स के, और इसमें भी ये इनवर्ड आउटवर्ड करेंगे, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हो सकते हैं इनमें, उनको हम इस लेक्चर के दौरान देखेंगे कि भाई कि इस टाइप के अगर हम क्वेश्चंस आ गए हमारे पास तो उनको हम कैसे डील कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन अपना डिसाइड करना होगा कि लेफ्ट का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब क्या होगा, आप उसको कैसे सोचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नॉर्थ साउथ को कैसे हमें डील करना है, ठीक है। तो इस टाइप से लेक्चर का प्रोग्रेशन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन में प्रोसीड करने के पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला जो आपके लिए अरेंजमेंट होगा ना, वो लीनियर अरेंजमेंट हमने रख रखा है, ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट में बेसिकली एक कंसेप्ट होता है लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट और राइट का क्या कंसेप्ट होता है कि आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में कि जैसे कि ए है वो बी से लेफ्ट में बैठा है, या फिर ए है वो सी के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, या फिर सी के सेकेंड राइट में है, थर्ड राइट में है। तो इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में, वो हम यहां पे सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेफ्ट और राइट का क्या कंसेप्ट होगा? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको क्वेश्चंस में नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड्स लिखा नहीं वर्ड होता है, आपके क्वेश्चंस में अगर नॉर्थवर्ड साउथवर्ड फेसिंग अगर नहीं दे रखा होता है, तो हम सबसे पहला ये मानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हम अपना साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, नॉर्थवर्ड फेसिंग यूज करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, तो बाय कन्वेंशन हम डिफॉल्ट में नॉर्थवर्ड यूज करेंगे। तो नॉर्थ का साउथ का क्या मतलब होता है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डायरेक्शन वाले चैप्टर में देखा था कि नॉर्थ और साउथ का क्या कंसेप्ट होता है। अगर हम, ये रहा आपका कॉपी, ये आपकी कॉपी हो गई, ये आप कॉपी पे ऐसे कुछ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एरो के साथ हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ हो गया। और ये डायरेक्शन जो उल्टी दिशा में बन रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, साउथ बोल देंगे। उसी तरह ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट हो जाएगा। और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड फेसिंग आपको दे रखा होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यूज करने वाले हैं। तो यहां पे भी आप देखिए, नॉर्थवर्ड हमने किसको माना है, ऊपर वाले एरो को। नॉर्थवर्ड हमने किसको माना है, ऊपर वाले एरो को। और साउथवर्ड क्या हो जाएगा, नॉर्थवर्ड का जस्ट अपोजिट। नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट, मतलब डाउनवर्ड। तो इस एरो का ध्यान रखना है हमें। और ये जो हमने अभी बताया कि नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड आप किसको बोलेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको ना एक बार हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि अगर आपको दे रखा होगा कि ए और बी नॉर्थ फेसिंग करते हैं, तो उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। अगर मान लो लीनियर अरेंजमेंट होगा और आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है कि ए कॉमा बी दो लोग हैं, वो नॉर्थवर्ड फेसिंग है, तो उसको आप ड्रॉ कैसे करोगे। तो मैंने पहले क्या बताया कि हमारा जो साइन कन्वेंशन इसके अराउंड घूमता है, ये हमने डायरेक्शन टेस्ट में भी सीखा था। ये आपने कैसे बनाया, ये आपकी कॉपी हो जाएगी, और ये जो अपवर्ड एरो होगा ये नॉर्थवर्ड का डायरेक्शन होगा, और जो आप डाउनवर्ड एरो बनाओगे वो साउथ का डायरेक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर दे रखा है आपको क्वेश्चंस में कि ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग है, तो आप उसको कैसे बनाओगे। अगर लीनियर अरेंजमेंट दे रखा होगा तो आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे। तो लीनियर अरेंजमेंट में सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और दे रखा है ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग है, तो ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग हम कुछ ऐसा बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको दे रखा हो कि सी और डी जो है वो साउथवर्ड फेसिंग है, तो आप कैसे बनाओगे उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बनाओगे लीनियर क्वेश्चंस में, जहां पे क्वेश्चन में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा होता है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर ये नॉर्थवर्ड हो गया तो जस्ट इसका अपोजिट साउथ हो जाएगा। तो
सी और डी अगर साउथवर्ड दे रखा हो तो हम कुछ ऐसा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन की बातें, ठीक है, ये डायरेक्शन की बातें हो गई। अब इसी डायरेक्शन में क्या होता है ना, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बोलते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो बोलते हैं चलो भाई ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग है, बी जो है ए के राइट में, बी जो है ए के राइट में। तो अब जो कंसेप्ट होगा वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहां इन दो चीजों को अगर आपने सीख लिया तो कहीं भी आपको मुश्किल नहीं आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो दे रखा है क्या क्वेश्चन में, ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग है और बी जो है ए के राइट में है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था, चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ करी, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग है। तो सबसे पहले नॉर्थवर्ड फेसिंग हम बना लेते हैं, ए और बी नॉर्थवर्ड फेसिंग है। अब इन दोनों में ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि बी जो है ए के राइट में है, बी जो है ए के राइट में है। तो अगर मान लीजिए ए ये हो गया तो बी कौन हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। क्यों, बी जो है ए के राइट में। तो हम कैसे हमने डिसाइड कैसे किया, हमने डिसाइड कैसे किया कि बी इधर ही आएगा या फिर ए यही होगा, ए ये क्यों नहीं होगा। तो उसको कैसे समझना है वो हम यहां पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो राइट और लेफ्ट का जो डेफिनेशन होता है ना वो डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन होता है, ठीक है। अगर आपको दे रखा हो कि ए अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि नॉर्थवर्ड फेसिंग है, उसके राइट में अगर बी है तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या था फ्रेंड्स, नॉर्थवर्ड का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे बनाएंगे, वो कुछ हम ऐसे बनाएंगे। अब राइट इधर आएगा या फिर राइट इधर आएगा वो हम अब देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। राइट इधर आएगा कि इस साइड आएगा वो हम देख लेते हैं। मतलब एरो के इस साइड राइट आएगा या एरो के इस साइड राइट आएगा वो हम सीखते हैं, वो हम कैसे बनाएं। तो जब भी नॉर्थवर्ड फेसिंग होगा तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, एरो तो ऊपर बन जाएगा और फिर हमारी ये कॉपी हो जाएगी। एरो का डायरेक्शन हमारा नॉर्थवर्ड हो जाएगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम एरो बनाते हैं, और ये हमारा राइट हैंड तो ये राइट हो जाएगा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमें साउथवर्ड फेसिंग दे रखा होता तो हम क्या बनाते, ये तो नॉर्थ हो गया, तो साउथवर्ड फेसिंग अगर दे रखा होता तो हम क्या बनाते, सबसे पहले एक एरो बना देते थे साउथ की तरफ। और हमने क्या बोला था अभी जस्ट पहले, हमने बोला था कि साउथ जो होता है नॉर्थ का अपोजिट होता है। अगर साउथ जो है नॉर्थ का अपोजिट हो गया तो ये दोनों एलिमेंट्स भी बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये साउथवर्ड फेसिंग है और दे रखा है कि अगर ये एलिमेंट ए है और इसके राइट में इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा और इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ का जस्ट अपोजिट में है, इसको अलग तरीके से अगर विजुअलाइज करें, हमने नॉर्थ को किस डायरेक्शन में लेके बनाया, ये हमारी कॉपी हो गई थी, एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया था, ये हमारा राइट हैंड तो राइट ये हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड तो ये लेफ्ट हो जाएगा एलिमेंट का। हमने साउथवर्ड क्या बनाया, जस्ट इसका अपोजिट। तो अभी हम इस डायरेक्शन में खड़े थे और अगर हम आपके फेसिंग डायरेक्शन में खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अगर ये मेरा नॉर्थ था, जस्ट अपोजिट था, तो उसका जस्ट अपोजिट साउथ हो जाएगा। और अगर जस्ट अपोजिट साउथ हो जाएगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। तो वही हमने यहां पे ड्रॉ किया। आप देखो हमने साउथ को डाउनवर्ड्स की तरफ बनाया, तो और राइट का एलिमेंट राइट की तरफ, लेफ्ट का एलिमेंट लेफ्ट की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होती है इसको समझने में तो एक सिंपल तरीका है इसको डिटरमाइन करने का। आप कुछ मत करो, आपको अगर नॉर्थ फेसिंग अगर आपको साउथवर्ड फेसिंग दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, तो हम सबसे पहले नॉर्थ बना लेंगे। नॉर्थ का लेफ्ट और राइट क्या होता है, ये होता है जो आप जिस कॉपी के डायरेक्शन में जो लिख रहे हो, कॉपी के डायरेक्शन में कॉपी पे आपने ये बनाया, राइट हैंड के साइड राइट लिखा, लेफ्ट हैंड के साइड लेफ्ट लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको क्वेश्चन में साउथ दे रखा होगा तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना, ये आपका एरो हो जाएगा, राइट ये हो जाएगी और लेफ्ट ये हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों ही तरीके से आपका जो साइन कन्वेंशन डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो सेम ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। या तो आप नॉर्थ को ये डायरेक्शन मान के एरो बना के राइट हैंड के साइड राइट लिख लो, लेफ्ट हैंड के साइड लेफ्ट लिख लो। उसका साउथवर्ड बनाना हो तो 180 डिग्री पे टर्न हो जाओ, डाउनवर्ड्स एरो बनेगा, राइट की तरफ राइट, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वो समझ में ना आए तो सिंपल
राइट, नॉर्थवर्ड बनाना तो हमें आता ही है, नॉर्थवर्ड अगर हमने बना लिया तो जस्ट उसका रिवर्स कर देना तो साउथवर्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट जो है हम जब सर्कल का जो सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे फेसिंग इनवर्ड्स एंड फेसिंग आउटवर्ड्स, तो उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा फ्रेंड्स। कैसे लगेगा वो हम वहां पे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये डायरेक्शन का कंसेप्ट और लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर ये दोनों चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हैं फ्रेंड्स, तो सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे कुछ टाइप्स हैं, उनको हम कैसे एलाबोरेट करेंगे या फिर ये अगर दे रखा होगा तो इनका मतलब क्या होगा वो अब हम सीखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नॉर्थवर्ड साउथवर्ड सीखने के बाद और लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट सीखने के बाद कुछ वेरिएशंस जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनका बेसिक्स देख लेते हैं कि उनको आप प्रॉपरली कॉपी पे ड्रॉ कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो है हमारा वो सिंगल रो का है, मतलब जो लोग बैठे होंगे वो एक ही रो में सारे लोग बैठे होंगे। ठीक है, जो लोग बैठे होंगे एक ही लाइन होगी जिसमें लोग बैठे होंगे किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर सिंगल रो दे रखा हो तो फेसिंग नॉर्थवर्ड्स का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स। तो हमने अभी अपना साइन कन्वेंशन देखा फ्रेंड्स, अगर ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ये एरो नॉर्थ को पॉइंट करता है, ये एरो साउथ को पॉइंट करता है, ये एरो ईस्ट को पॉइंट करता है और ये एरो वेस्ट को पॉइंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या दे रखा है फेसिंग नॉर्थवर्ड। फेसिंग नॉर्थवर्ड तो हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो जब भी क्वेश्चन में फेसिंग नॉर्थवर्ड दे रखा होगा और एक लीनियर अरेंजमेंट होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे। तो बेसिकली अभी हम रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं कि इन सारे वर्ड्स को हम बेसिकली अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि B इज फेसिंग साउथवर्ड्स, B इज फेसिंग साउथवर्ड्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इसका अपोजिट बना दीजिए, ये नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो B इज फेसिंग साउथवर्ड्स कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। या तो जो हमने सिखाया था नॉर्थवर्ड हमने क्या माना था, ये आपकी कॉपी हो गई थी, राइट लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट था, और साउथवर्ड क्या था, जस्ट इसका अपोजिट। अगर आप इस डायरेक्शन में फेस करके इसे नॉर्थवर्ड मान रहे हो तो अगर आप पूरा घूम जाओ तो वो साउथवर्ड हो जाएगा, और वो अगर साउथवर्ड हो जाएगा तो राइट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका राइट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट हो जाएगा। तो इसके जो अगर ये साउथवर्ड फेसिंग है तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट चलेगा। नॉर्थवर्ड में जो आपने बनाया है साइन कन्वेंशन उसका जस्ट अपोजिट साइन कन्वेंशन यहां चलेगा, इंक्लूडिंग द एरो। एरो का क्या हो गया, उल्टा हो गया। राइट किधर आ गया, राइट किधर आ गया, इस साइड आ गया, और लेफ्ट किधर आ गया, इस साइड आ गया। लेफ्ट कहां आ गया, यहां आ गया, राइट कहां आ गया, यहां आ गया, और ये एरो क्या हुआ, ये एरो का डायरेक्शन बदल गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो फेसिंग साउथवर्ड्स भी हमने सीख लिया, फेसिंग साउथवर्ड्स भी हमने सीख लिया। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो फेसिंग साउथवर्ड्स को हम कैसे बनाएंगे। और भी क्वेश्चन में क्या होता है, दे रखा होता है अल्टरनेट साउथ एंड नॉर्थ। तो अल्टरनेट साउथ एंड नॉर्थ का क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, अल्टरनेट साउथ एंड नॉर्थ का क्या मतलब होगा, अगर एक एलिमेंट ए अगर नॉर्थ में है, ठीक है, उसका नेक्स्ट एलिमेंट किधर है, साउथ में। इसके बाद का नेक्स्ट एलिमेंट क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है। इसके बाद का एलिमेंट क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। तो अल्टरनेट साउथ एंड नॉर्थ का क्या मतलब होता है वो हमने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई सिंगल रो की बात। ठीक है, अब डबल रो में क्या कंसेप्ट होता है कि क्या बेसिक्स होती हैं, वर्ड्स दे रखे हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स डबल रो का क्या मतलब हो गया, दो सिंगल रो। ठीक है, एक सिंगल रो हमने बनाया था, डबल रो का क्या मतलब हो गया, दो रो में लोग बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं, इसमें दे रखा होता है जब भी डबल रो का क्वेश्चन आता है इसमें दे रखा होता है कि लोग जो है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर क्या होगा, जो पहला वाला रो का एलिमेंट है जो आपने सबसे ऊपर पे बनाया वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो इसके सामने बैठा होगा, इसके सामने अगर कोई बैठा होगा तो वो इस डायरेक्शन में बैठा होगा। क्यों, क्योंकि दे रखा है फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर दे रखा होगा ये जो आदमी है ये अगर साउथवर्ड फेसिंग है तो ये आदमी जो बैठा हुआ है किस वर्ड फेसिंग हो जाएगा, नॉर्थवर्ड फेसिंग हो जाएगा। किसके तरफ फेसिंग हो जाएगा, नॉर्थवर्ड फेसिंग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा होता है कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर का क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स, ये एरो और ये एरो जो दो बनेगा वो दोनों आपस में टकरा रहे होंगे। अगर इनको लेमन टर्म्स में समझे तो ये दोनों जो एरो जो बनेंगे वो आपस में टकरा गए होंगे, तभी फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा होता है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और अपोजिट टू ईच अदर अगर दे रखा होता है तो इसका तो सिंपल मीनिंग होता है कि अगर ये दो रो में लोग बैठे हुए हैं और दोनों को अपोजिटली फेस करना है, सेम फेस कैसा हो रहा था, दोनों एरो एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो अपोजिट फेसिंग क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ये दोनों जो एरो होंगे एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड के टर्म्स में समझे कि अगर एक आदमी नॉर्थवर्ड फेसिंग है तो दूसरा आदमी क्या फेसिंग है, साउथवर्ड फेसिंग है, ठीक है। लेकिन यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी एक आदमी अगर नॉर्थवर्ड फेसिंग है तो दूसरा आदमी साउथवर्ड फेसिंग है, लेकिन यहां इस केस में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग में है, और यहां पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को सामने सामने से फेस कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में को चुटकियों में सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पे क्या सीखा, जब सेम फेसिंग होंगे, फेसिंग ईच अदर होगा, तो हमारा एरो कैसा बनेगा, एरो आपस में टकरा रहे होंगे, और फेसिंग अपोजिट है या फिर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो हमारे एरो एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हमने यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट के केस में सीख लिया फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, लीनियर अरेंजमेंट के केस में नॉर्थवर्ड साउथवर्ड का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। नॉर्थवर्ड के केस में लेफ्ट किधर आएगा, राइट किधर आएगा, वो हमने सीख लिया। साउथवर्ड के केस में लेफ्ट किधर आएगा, राइट किधर आएगा, वो हमने सीख लिया। अल्टरनेट नॉर्थ और साउथ का क्या मतलब होता है वो हमने सीख लिया। फिर हमने डबल रो को देखा, डबल रो में हमने सीखा कि फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर दे रखा होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे, और फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर दे रखा होगा, मतलब जो लोग बैठे हुए हैं वो अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हमने अभी तक देख लिया फ्रेंड्स। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दे रखा होता है पजल, उनमें ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ये अगर आपने समझ लिया, नॉर्थवर्ड साउथवर्ड का कंसेप्ट समझ लिया, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट समझ लिया, तो फ्रेंड्स आपका जो लीनियर वाला जो पार्ट होगा, लीनियर अरेंजमेंट का जो पार्ट होगा, उसमें आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला जो टाइप होगा अरेंजमेंट का वो होगा सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप। फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक करके सारा एग्जांपल्स देखेंगे, सिंगल रो, डबल रो, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। एक एक करके इन पे आएंगे। पहले बेसिक थ्योरी कंसेप्ट वाइज हम क्लियर हो जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में अगर हम बेसिकली ये चीज सीख लिए कि आखिर हमें करना क्या है, तो क्वेश्चंस बनाना तो काफी आसान हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगला क्या है हमारे पास, अगला जो है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, एक तो जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, एग्जामिनर बोल रखा होता है इनवर्ड्स फेसिंग, आउटवर्ड फेसिंग, ठीक है, यहां पे लोगों को डिफिकल्टी होती है। और दूसरा इस केस में लेफ्ट और राइट जो हमने ऑलरेडी लीनियर अरेंजमेंट में डिस्कस किया था वो कैसे बनेगा वो हम यहां पे देखेंगे, क्योंकि लोगों को इसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसा होगा वो हम यहां पे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सर्कल बना लोगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है। तो अगर इनवर्ड फेसिंग होगा, इनवर्ड फेसिंग हम किसको बोलते हैं, अगर ये सेंटर हो गया सर्कल का और सेंटर की तरफ अगर कोई देख रहा हो तो इसको हम बोलेंगे इनवर्ड फेसिंग, ठीक है। लेकिन सेंटर के अपोजिट में, मतलब कोई बाहर की तरफ अगर देख रहा हो तो इसे हम बोलेंगे आउटवर्ड फेसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसे क्या बोल देंगे हम, इनवर्ड फेसिंग, और इसे क्या बोल देंगे हम, आउटवर्ड फेसिंग, ठीक है। सेंटर की तरफ अगर देख रहा हो तो इनवर्ड फेसिंग, सेंटर के अपोजिट में अगर देख रहा हो तो आउटवर्ड फेसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे राइट और लेफ्ट कैसा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने जस्ट लीनियर अरेंजमेंट में क्या देखा था, अगर हम इसको लीनियरली अरेंज कर लें, इसको अगर हम देख लें कि ये लीनियरली अरेंज्ड है, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो अभी आपको दिख रहा है क्या, जो इनवर्ड फेसिंग है, इनवर्ड फेसिंग कैसा हो गया, नॉर्थ की तरफ। इनवर्ड फेसिंग कैसा हो गया, अगर हम लीनियर अरेंजमेंट से इसको कोरिलेट करें, लीनियर अरेंजमेंट हम क्या करते थे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता था, नॉर्थवर्ड फेसिंग कैसा होता था, ये होता था, इसका राइट लेफ्ट क्या हो जाता था, ये राइट ये लेफ्ट क्या हो जाता था, ये राइट ये लेफ्ट। क्यों, क्योंकि नॉर्थवर्ड फेसिंग में ये हमारी कॉपी हो जाती थी, ये हमारी लाइन हो जाती थी। नॉर्थवर्ड का डायरेक्शन हम कुछ ऐसा बनाते थे, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन कैसा है, कुछ ऐसा है, ये नॉर्थ में है,
ये साउथ में है, ठीक है। तो ये जो राइट आता था वो कैसे आता था, इस एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये हमारी कॉपी हो जाती थी, हमारा राइट हैंड राइट और हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट। तो एरो के राइट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, और लेफ्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, अकॉर्डिंग टू योर हैंड्स। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो क्या आपको यहां पे भी वो चीज नजर आ रही है क्या फ्रेंड्स? ये अगर यहां पे अगर हम लाइन बना दें तो ये कैसा लाइन बन रहा है, कैसा लाइन एरो बन रहा है? एरो किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थवर्ड पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। हमने क्या बोला था, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थवर्ड का डायरेक्शन है। तो जब भी इनर फेसिंग है, जहां पे भी इनर फेसिंग है, तो इनर जो फेस कर रहा है वो एरो कैसा बन रहा है फ्रेंड्स, अंदर की तरफ बन रहा है एरो। और एरो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें तो राइट क्या हो जाएगा इस एरो का, ये हो जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट इसको यहां पे इसको इस चीज से कोरिलेट करके दी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो अगर बाहर की तरफ आउटवर्ड फेसिंग लोग होगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट फ्रेंड्स, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड फेसिंग है, ये इनवर्ड फेसिंग है, राइट का इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कुछ और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कुछ और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर आपको एरो कुछ इनवर्ड फेसिंग, यहां पे कोई बैठा है और दे रखा है कि ये इनवर्ड फेसिंग है, अगर दे रखा है कि ये इनवर्ड फेसिंग है, अगर ये इनवर्ड फेसिंग है फ्रेंड्स, अगर ये इनवर्ड फेसिंग है, तो हमने क्या किया था, एरो का जो राइट वाला पार्ट था, एरो का जो इधर वाला पार्ट था, हमने क्या किया, उसे राइट किया। तो यहां पे राइट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहां पे लेफ्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे लेफ्ट क्या आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये लेफ्ट आ जाएगा। देखिए सेम चीज चला, एल आर एल आर, ठीक है, एल आर, जब भी एरो इनवर्ट की तरफ है, जब भी एरो अंदर की तरफ है। वही अगर एरो बाहर की तरफ होता, मतलब आउटवर्ड फेसिंग होता, तो क्या होता, आर एल, तो यहां पे भी आर एल, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बस समझा रहा हूं मैं इस तरीके से, ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं कि आखिर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लेफ्ट और राइट को, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहां पे बैठा, यहां पे अगर भी तो कोई ना कोई बैठ सकता है ना, तो यहां पे अगर कोई बैठा हो तो यहां पे लेफ्ट राइट कैसे लिखेंगे, तो हम चल क्या रहे हैं, लेफ्ट राइट, तो यहां पे भी ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम घूम रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं इनवर्ट फेसिंग के केस में, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ठीक है। उसी तरह अगर यहां पे हम कुछ बनाते हैं तो लेफ्ट राइट, तो ये भी लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली यहां पे हम कर क्या रहे हैं, ये जो आप जब चलते हो, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो और इनवर्ट फेसिंग हो, तो लेफ्ट राइट कर रहे हो, और जब भी आउटवर्ड फेसिंग हो, राइट लेफ्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अपना रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि इनवर्ट फेसिंग दे रखा हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, और इनवर्ट फेसिंग के साथ अगर दे रखा हो कि जो दूसरा एलिमेंट है उसके राइट में कौन होगा, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख सकते हैं। जैसे इस केस में अगर दे रखा होता कि A इज इनवर्ट फेसिंग और B जो है उसके राइट में, तो A को हम ये बना देते, A को हम ये वाला एलिमेंट बना देते, और B का बनाते, इसके राइट में बनाते, B इसके राइट में बनाते, और राइट क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट, और लेफ्ट क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं आपको इन साइन कन्वेंशंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन इनवर्ट फेसिंग आउटवर्ड फेसिंग अगर आपका क्लियर है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं आपको सर्कल वाले क्वेश्चंस में, सर्कल के सीटिंग अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि इन चीजों का जो हम उपयोग है, इन चीजों को हम कैसे यूज करते हैं, वो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे हम लर्न करेंगे। यहां तो ये बेसिक थ्योरी थी जो मैंने आपको यहां पे समझा दी, ठीक है फ्रेंड्स। अब सर्कल के भी केस में एक कंसेप्ट होता है इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड का क्या कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, जब भी 4 लोग 6 लोग 8 लोग इस टाइप के लोग बैठे हुए होते हैं, तो इनको हम ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही बैठाते हैं, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस में ही बैठाते हैं। तो कैसे बैठाते हैं, अगर 4 लोग दे रखे होते हैं तो उनको हम कहां कहां बैठाएंगे, एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां, ठीक है। अगर 6 लोग दे रखे हो तो उनको हम कहां बैठाएंगे, तो 4 लोग तो आपस में यहां बैठ ही जाएंगे, और जो छठे लोग जो होंगे, मतलब 5वां और छठा लोग होगा,
वो किसी डायगोनल पे बैठेगा, वो या तो यहां बैठेगा, या फिर यहां, या फिर यहां बैठेगा। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों डायगोनल में से किसी एक डायगोनल पे 6 लोग बैठेंगे। अगर 8 लोग दे रखे होंगे तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? 8 लोग अगर दे रखे होंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये सर्कल हो गया। 4 लोग को तो हमने ऐसे बैठा दिया, एक यहां, 2, 3, 4 और 5 और 6, और इधर अगर हम बना देते हैं तो 7 और 8। ठीक है, तो 8 लोगों को हम इस तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इवन वाला आपको दे रखा हो, जब भी आपको इवनली लोगों को बैठाना है, तो आप इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट में लोगों को बैठाएंगे और इन प्लेसेस पे बैठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट में इनवर्ड और आउटवर्ड फेसिंग का कंसेप्ट, लेफ्ट राइट कैसे डिफाइंड होता है फ्रेंड्स, उसका कंसेप्ट। ठीक है, और जब इवन और ऑड, जब 4, 6, 8 लोग होंगे तो उनको हम कैसे बैठाएंगे, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने सर्कल में कैसे बैठते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है, उसी तरह नॉर्थवर्ड फेसिंग साउथवर्ड फेसिंग क्या होता है लीनियर अरेंजमेंट में। ठीक है, अल्टरनेट बैठने का अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट क्या होगा, ये हमने सीख लिया। अब कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं आपको पजल में, उनका मतलब आपको समझना होता है। तो पहला जो सेंटेंस दे रखा होता है वो दे रखा होता है जैसे कि ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी से तीसरा है, ए जो है बी से तीसरा है राइट साइड में, मतलब दाहिने की तरफ। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये 3-4 केसेस बनते हैं, इन 3-4 केसेस बनते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट में क्या हो गया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और क्या दे रखा है, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस दे रखे होते हैं तो सबसे पहले जो एलिमेंट हम ड्रॉ करते हैं वो ये वाला एलिमेंट ड्रॉ करते हैं। ए कॉमा बी अगर 2 एलिमेंट दे रखे हैं तो सबसे पहले इस एलिमेंट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम इस एलिमेंट को ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या मतलब हो गया, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, नॉर्थवर्ड फेसिंग है कि साउथवर्ड फेसिंग है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करते हैं फ्रेंड्स, नॉर्थवर्ड फेसिंग है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ किसको करेंगे, ए पहले है और बी बाद में है, तो सबसे पहले बी को ड्रॉ करेंगे। तो बी इज नॉर्थवर्ड फेसिंग। ठीक है, नॉर्थवर्ड फेसिंग हमने क्यों बनाया, क्योंकि अभी इस सेंटेंस में, अभी मान लेते हैं ये सब कुछ नहीं है आपके पास, बस ये दे रखा है ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। तो जब भी कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्थवर्ड लेके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो सबसे पहले हमने बी बना लिया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। अब दे रखा है ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो अभी जस्ट हमने सीखा अगर नॉर्थवर्ड फेसिंग है और ये एरो कुछ ऐसा बना हुआ है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हमारी कॉपी हो जाएगी। ये एरो बना लिया हमने, इस डायरेक्शन का हाथ राइट, इस डायरेक्शन का एलिमेंट लेफ्ट, तो राइट कौन सा हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा, लेफ्ट कौन सा हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी से थर्ड है राइट में। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मतलब ए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। अगर दे रखा होता ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का लेफ्ट कौन सा है, बी का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो 1 2 3, ए कहां आ जाता, यहां आ जाता। ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी में ए यहां आ जाता, और ए इज थर्ड राइट ऑफ बी में ए कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब केसेस पढ़ते हैं। अगर दे रखा होता लीनियर अरेंजमेंट में व्हेन फेसिंग नॉर्थवर्ड्स और ये सेंटेंस दे रखा होता, व्हेन फेसिंग नॉर्थवर्ड्स और ये सेंटेंस दे रखा होता कि ए और बी हैं वो नॉर्थवर्ड फेस करते हैं, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, तो हम उसको ड्रॉ कैसे करते, तो जैसा बाय डिफॉल्ट में ड्रॉ किया था वही नॉर्थवर्ड फेसिंग में भी आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपको कुछ मेंशन नहीं कर रखा होता है तो आप नॉर्थवर्ड फेसिंग करके ही बनाते हो, तो ये अरेंजमेंट हमने नॉर्थवर्ड फेसिंग करके ही बनाया है, तो नॉर्थवर्ड फेसिंग में भी सेम अरेंजमेंट बन जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में मान लीजिए दे रखा होता है कि एक लीनियर अरेंजमेंट है और जो एलिमेंट्स हैं वो साउथवर्ड फेस कर रहे हैं, और क्वेश्चन में है कि ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड राइट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर साउथवर्ड फेसिंग है तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, और लीनियर अरेंजमेंट में भी सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे, बी को ड्रॉ करेंगे। और बी का एरो किस डायरेक्शन में आएगा फ्रेंड्स, इस बार साउथ के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि दे रखा है कि बोथ आर फेसिंग साउथवर्ड्स। ठीक है, तो बी इज फेसिंग साउथवर्ड्स।
B इज फेसिंग साउथवर्ड्स, तो इसका लेफ्ट और राइट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इसका लेफ्ट और राइट क्या आ जाएगा? ये आपका राइट आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अब दे रखा है A इज थर्ड राइट ऑफ B, अगर ये B है तो A कहां आ जाएगा? 1 2 3, A कहां आ जाएगा? A इज थर्ड राइट ऑफ B, A इज थर्ड राइट ऑफ B। उसी तरह अगर दे रखा होता है A इज थर्ड लेफ्ट ऑफ B, तो क्या आ जाता? A इज थर्ड लेफ्ट ऑफ B, तो B ये है, B का लेफ्ट क्या है? ये है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, A इज थर्ड लेफ्ट ऑफ B, A इज थर्ड लेफ्ट ऑफ B, ठीक है। और A का एरो क्या बन जाता? ये बन जाता, A का एरो क्या बन जाता? ये बन जाता, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखते हैं अगर सेम चीज सेम सेंटेंस सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में दे रखा होता तो उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखा है और उसमें बोल रखा है कि A इज थर्ड राइट ऑफ B, A इज थर्ड राइट ऑफ B, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा होता है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा होता है, तो हम बेसिकली इनवर्ड्स फेसिंग ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों सेंटेंस नहीं दे रखे होते और दे रखा कि A और B सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ रखे हैं, तो और दे रखा है A इज थर्ड राइट ऑफ B, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ रखे हैं तो एक सर्कल बना लेंगे और सबसे पहला एलिमेंट किसको बनाएंगे? जो सेंटेंस में बाद में दे रखा होता है, तो B तो हमने यहां पे बना लिया, ठीक है, B तो हमने यहां पे बना लिया, ठीक है। और हमने क्या बोला कि जब भी मेंशन नहीं किया हो गया है, ये दोनों सेंटेंस अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी दे रखा है बस सर्कुलर अरेंजमेंट और ये वर्ड दे रखा है A इज थर्ड राइट ऑफ B, A इज थर्ड राइट ऑफ B, ठीक है। तो जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट में मेंशन नहीं किया होता है तो हम इसे क्या मानते हैं? इनवर्ड फेसिंग। और जब इनवर्ड फेसिंग है फ्रेंड्स, इनवर्ड फेसिंग है तो ये डायरेक्शन कैसा बनेगा? लेफ्ट राइट क्या आएगा? ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट आएगा। हमने अभी जस्ट सीखा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आपको लिखना होता है, ठीक है, इनवर्ड फेसिंग के केस में, और तो कुछ करना नहीं है। यहां लेफ्ट राइट लिख दिया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो A इज थर्ड राइट ऑफ B, A इज थर्ड राइट ऑफ B, तो B का राइट कौन सा है? ये इस डायरेक्शन में, तो A थर्ड 1 2 3, 1 2 और 3, तो A कौन सा? A क्या हो जाएगा? A ये हो जाएगा, और A चूंकि इनवर्ड फेसिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने B को भी इनवर्ड फेसिंग माना है। और अभी बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में अगर इनवर्ड और आउटवर्ड्स नहीं दे रखा होता है तो बाय डिफॉल्ट हम इनवर्ड फेसिंग मानते हैं। तो A इज थर्ड राइट ऑफ B, B क्या हो गया? इनवर्ड फेसिंग, B का राइट क्या हो गया? ये हो गया, एंड A इज थर्ड राइट ऑफ B, 1 2 एंड 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए दे रखा होता कि when facing inwards, तो इनवर्ड के केस में तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। when facing outwards, तो अब ये सर्कल है, अब दे रखा है B is facing outwards, B is facing outwards, तो B ये हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? A is थर्ड राइट ऑफ B, तो चलिए मान लेते हैं कि यहां तक करते करते आप भूल गए कि राइट क्या होता है और लेफ्ट क्या होता है। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि अगर आपको लेफ्ट और राइट अगर आप भूल गए कि आउटवर्ड फेसिंग में क्या होता है, तो इनवर्ड बना लो भाई, इनवर्ड बना लो, पहले उसका आउटवर्ड कर देना। इनवर्ड हमने कैसे बना लिया? ऐसे बना लिया कि अगर मान लो B यहां पे प्रेजेंट है और वो इनवर्ड फेसिंग हो रहा होता तो कैसा दिखता? ऐसा। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये अगर हमारा नॉर्थ हो गया तो हमने इस बोर्ड को, अपने इस कॉपी को नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मान रखा है, और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मान रखा है तो राइट हैंड साइड का एलिमेंट क्या हो जाएगा? राइट साइड में आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमने अगर इनवर्ड फेसिंग का राइट लेफ्ट ऐसा बना लिया तो आउटवर्ड फेसिंग का क्या बन जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, एरो अपोजिट हो जाएगा, राइट और लेफ्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां चूंकि मैं समझा रहा हूं इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं A इज थर्ड राइट ऑफ B, तो राइट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। राइट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और थर्ड में है A, तो 1 2 3, तो A कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। A का फेस क्या हो जाएगा? ये फेसिंग हो जाएगा, एंड A इज थर्ड राइट ऑफ B। अब मान लीजिए दे रखा होता है कि C जो है वो A के थर्ड राइट में है, C जो है A के थर्ड राइट में है। मतलब मैंने एक चीज और ऐड कर दी कि C इज थर्ड राइट टू A, तो क्या हो जाता? तो कुछ नहीं करना था, क्या हमने एरो के डायरेक्शन में क्या लिखना होता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट यहां पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो C इज थर्ड
राइट ऑफ बी, सी इज थर्ड राइट ऑफ ए। तो ए यहाँ पे है 1 2 3, तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आउटवर्ड फेसिंग। सी का राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, सी का राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहना होता है। ये आपके उंगलियों में ऑन टिप्स आ जाएगा कि राइट लेफ्ट क्या है, लेफ्ट राइट क्या है, इनवर्ड्स आउटवर्ड फेसिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ एलिमेंट्स बेसिक थ्योरी सीख ली कि लेफ्ट राइट सर्कुलर अरेंजमेंट में हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड फेसिंग के कंसेप्ट में। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में ऑड इवन को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो हमने सीख लिया है। फिर हमने क्या सीखा, कुछ इस टाइप का सेंटेंस दे रखा होता है कि ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, उसका लीनियर अरेंजमेंट में क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में भी अगर नॉर्थवर्ड फेसिंग है और साउथवर्ड फेसिंग है तो उसमें अलग अलग ड्रॉ हम कैसे करते हैं वो हमने सीखा। सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर ये सेंटेंस दे रखा होता है और उसके दो केसेस हमने पढ़ लिया कि इनवर्ड्स दे रखा होगा तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, और अगर आउटवर्ड्स दे रखा होगा तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बेसिक जो चीजें हैं हमने यहाँ पे कवर की हैं। दो तीन बातें और हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स में कुछ और भी सेंटेंसेस आते हैं जिसका आपको मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे सेंटेंस में दे रखा हो कि ए इज नेबर ऑफ बी, ए जो है बी का पड़ोसी है। ठीक है, ए जो है बी का पड़ोसी है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट में केस में, लीनियर अरेंजमेंट का अगर केस है, लीनियर अरेंजमेंट का अगर केस है और दे रखा हो कि ए जो है ए इज नेबर ऑफ बी, तो सबसे पहले हम ड्रॉ किसको करेंगे, हमने ऑलरेडी सीखा जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको पहले ड्रॉ करेंगे। तो बी को ड्रॉ कर लेते हैं, बी को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो क्या मानेंगे, नॉर्थवर्ड फेसिंग। अब दे रख पढ़िए ए इज नेबर ऑफ बी, तो ए किस साइड आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है और ए इधर भी आ सकता है, मतलब ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस को हमको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अगर दे रखा होगा कि ए जो है बी का पड़ोसी है तो ए इस साइड भी आ सकता है और ए बी के इस साइड भी आ सकता है, लेकिन ए के जस्ट बगल में आएगा। ए जो है बी के जस्ट बगल में आएगा, ए जो है बी के जस्ट बगल में आएगा। वो लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू, जो क्वेश्चन आगे दे रखा होगा उसको इंटरप्रेट करके निकालेंगे। लेकिन ए इज नेबर ऑफ बी का क्या मतलब होगा, जो ए है वो बी के इमीडिएट राइट में भी हो, इमीडिएट लेफ्ट में भी हो सकता है या फिर इमीडिएट राइट में भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो हो गया लीनियर अरेंजमेंट के केस में। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखा होता और उसमें बोल रखा होता ए इज नेबर ऑफ बी, ए इज नेबर ऑफ बी, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते, बी बना लेते। और इस केस में भी ए कहाँ आता, बी के जस्ट बगल में, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो दो केसेस यहां पे भी बनते फ्रेंड्स। अगर ए इज नेबर ऑफ बी दे रखा होता, ए इज नेबर ऑफ बी अगर दे रखा होता तो दो केसेस यहां पे भी बनते, या तो बी के लेफ्ट में आता या तो बी के राइट में आता, या तो बी के लेफ्ट में आता या तो बी के राइट में आता। अगर बी इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं, अगर बी इनवर्ड फेसिंग होता फ्रेंड्स। तो ए इज नेबर ऑफ बी, इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसको हम कैसे दो केसेस में पार्ट डिवाइड करते हैं, लीनियर के केस में और सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में हमने देख लिया। एक चीज और है फ्रेंड्स यहाँ पे कि सर्कुलर अरेंजमेंट का जो केस है, इनवर्ड फेसिंग आउटवर्ड फेसिंग, राइट और लेफ्ट का जो कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट स्क्वायर के केस में, ट्राइंगल के केस में, हेक्सागन के केस में। एंड फॉर दैट रीजन किसी भी कोई भी अरेंजमेंट आपको दे दे, कोई ऐसा भी अरेंजमेंट अगर दे दे जो कि एक क्लोज्ड फिगर बन रहा हो, इनवर्ड्स और आउटवर्ड का कंसेप्ट आपके पास सेम रहेगा। इनवर्ड्स और आउटवर्ड का कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर ये इनवर्ड है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और अगर ये आउटवर्ड है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। कैसा भी फिगर आपको अरेंजमेंट करके दे दे फ्रेंड्स, क्लोज्ड फिगर के केस में, क्लोज्ड फिगर के केस में जो कंसेप्ट हमने सर्कुलर के लिए यूज किया है वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे इनवर्ड्स आउटवर्ड फेसिंग के लिए और लेफ्ट और राइट को डिफाइन करने के लिए फ्रेंड्स। तो स्क्वायर में, हेक्सागन में, ट्राइंगल में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए डरना नहीं है, उसको सर्कुलर अरेंजमेंट के हिसाब से ही सॉल्व करना है। बाकी वहां पे एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। उनके जैसे सर्कल के जगह, सर्कल एक कर्व फिगर है तो उसके जगह स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कुछ कॉर्नर्स आ जाएंगे। लेकिन जो इनवर्ड फेसिंग आउटवर्ड फेसिंग का कंसेप्ट है, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है, ये सेम चलेगा फ्रेंड्स। लेफ्ट और राइट का केस सेम चलेगा। यहाँ पे एक बार देख भी देते हैं, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है और दे रखा है
कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो इनवर्ड फेसिंग है, इनवर्ड फेसिंग है, जो यहाँ का एलिमेंट है वो इनवर्ड फेसिंग है, और तो इसका लेफ्ट और राइट क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। जैसे कि हमने सर्कल में भी देखा था, अगर ये इनवर्ड फेसिंग था तो ये लेफ्ट हो गया था, ये राइट हो गया था। मान लीजिए दे रखा हो कि यहाँ का जो एलिमेंट है ये आउटवर्ड फेसिंग है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें भूलना नहीं है फ्रेंड्स, इन चीजों को हमें भूलना नहीं है, और इन्हीं चीजों को जो सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में हमने सीखा, इन्हीं को अप्लाई करके अपना आंसर लेके आना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं या कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिनको हमें लीनियर अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चंस आता है उसके लिए हमें ध्यान में रखना होता है। वो वर्ड्स क्या होते हैं, एंड मतलब और हो गया, बट मतलब लेकिन, और मतलब या। ठीक है, तो और, लेकिन या फिर या जैसे वर्ड्स आ गए, एंड बट और जैसे वर्ड्स आ गए, तो उनको हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दे रखा होता है ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकंड लेफ्ट टू द राइट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो ये जो एंड है ये किसके लिए दे रखा है फ्रेंड्स, ये जो एंड वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को रिप्रेजेंट करेगा कि बी को रिप्रेजेंट करेगा कि ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो एंड का सिग्निफिकेंस ए के साथ है, एंड का जो सिग्निफिकेंस है वो ए के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, सी के साथ वो नहीं होगा। तो ये हमने यहां पे सीखा। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट के केस में इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया आपका लीनियर अरेंजमेंट का स्ट्रेट लाइन। अब दे रखा है ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो पहला सेंटेंस अगर हम पढ़ें ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो पहले सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे, ए को ड्रॉ करेंगे कि सी को ड्रॉ करेंगे। हमने अभी जस्ट सीखा जब भी दो वर्ड्स दे रखे होते हैं, दो आदमी दे रखे हैं, तो जो बाद में आता है उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सबसे पहले हमने सी को ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले हमने सी को ड्रॉ कर लिया, तो ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का लेफ्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसको सीख रखा है फ्रेंड्स, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे कि ये लेफ्ट और राइट क्यों आया। ठीक है, और ये एरो नॉर्थवर्ड क्यों बना, क्योंकि अभी तक मैंने बोला था कि इन दोनों सेंटेंस को अभी हमें नहीं देखना है, इन दोनों केसेस को हमें नहीं देखना है, बस दे रखा है लीनियर अरेंजमेंट है और ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट है, बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नॉर्थवर्ड फेसिंग आ जाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन बनेगा, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी में, तो सबसे पहले हम सी को ड्रॉ कर लेंगे, और ए क्या है, जस्ट इसके बगल में है, इमीडिएट लेफ्ट में, जस्ट इसके बगल में, और किधर है, लेफ्ट में। तो इसके लेफ्ट में का पार्ट कौन सा है, इस साइड वाला, इस साइड वाला पार्ट है, तो ए कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, ए यहां बन जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं, और एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो अभी हमने जस्ट सीखा एंड बट और दे रखा हो तो वो किसको डिनोट करेगा, वो इस वाले एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो कौन है सेकंड टू द राइट ऑफ बी, वो ए है। हमने जस्ट पढ़ा जो एंड वर्ड है, एंड वर्ड के बाद का जो सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड है, वो पहला एलिमेंट जो यहां पे दे रखा है ए, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी हमने बना लिया। अब एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, तो बी अगर बी से ये राइट में है, कितना राइट में है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो फर्स्ट राइट ऑफ द बी, सेकंड राइट ऑफ द बी, तो ए है ही, तो बी कहां आ जाएगा फ्रेंड्स, बी यहां आ जाएगा। अगर बी यहां आ गया तो क्या हम बोल सकते हैं ए इज सेकंड राइट टू द बी, ए इज क्या है, सेकंड राइट टू द बी। तो इसको कराने का मतलब ये था, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि एंड बट और जैसे वर्ड्स, मतलब और लेकिन या जैसे वर्ड अगर आपके पास आ जाए तो उसको हम किस एलिमेंट से रिलेट करेंगे वो हमने यहां पे सीखा। तो सेकेंड सेंटेंस का जो रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, और फर्स्ट सेंटेंस का जो रिलेशन है, फर्स्ट सेंटेंस का रिलेशन जो है वो ए के साथ तो है ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हेन नॉर्थवर्ड फेसिंग। तो व्हेन साउथवर्ड फेसिंग में क्या हो जाता फ्रेंड्स, साउथवर्ड फेसिंग में क्या हो जाता, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, ये सी बन जाता, सी का राइट क्या हो जाता, ये हो जाता, सी का लेफ्ट क्या हो जाता, ये हो जाता। तो ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ए कहां आ जाता फ्रेंड्स, ए कहां आ जाता, ए यहां आ जाता, ये सी है तो ये ए हो जाता। और अब क्या दे रखा है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो ए है बी के सेकंड है राइट में, तो बी मान लीजिए अगर ये होता, बी मान लीजिए अगर ये होता, तो
बी का राइट क्या हो जाता, ये हो जाता, लेफ्ट क्या हो जाता, ये हो जाता, और ए है वो बी से सेकंड टू द राइट है, तो पहला राइट और दूसरा राइट, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस बनता कुछ ऐसा बन जाता। यहां पे क्या आता, क्वेश्चंस में और कुछ दे रखा होता, उसको हम वहां पे बैठा देते। तो फ्रेंड्स हमने यहां पे देखा कि नॉर्थवर्ड फेसिंग में हम कैसे बनाएंगे, साउथवर्ड फेसिंग में हम इसको कैसे बनाएंगे, और ये जो एंड बट और का जो मीनिंग है, एंड बट और अगर आपको किसी सेंटेंस में मिल जाता है तो उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या रिलेशन होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट एलिमेंट दे रखा है उनमें से किसके साथ वो रिलेशन है, किसके बारे में वो कहना चाह रहा है, वो हमने यहाँ पे सीख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। और उसका दोनों रिप्रेजेंटेशन देख लिया लीनियर अरेंजमेंट के केस में। अब चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में अगर ये सेंटेंस दे रखा होता तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते वो सीखते हैं। फ्रेंड्स ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें चली जाए, और इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं कि यहीं पे आपके दिमाग में चीजें चली जाए, और बस आपके पास क्या बचे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जितनी क्वेश्चन लगाओगे फ्रेंड्स उतना आपके लिए आसान बनता जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, रीजनिंग जो है, रीजनिंग बस 2 ही 3 चीजों का खेल है। जो हमने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सीखी वो, बेसिक जो सीख रखा है वो, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 वो आपके ब्लड में घुस जाएगा फ्रेंड्स कि ये भाई इसको तो ऐसे ही बनाना है और इसका आंसर ऐसे ही आएगा। जो कभी कभी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर आपने इसको ऐसे ही क्यों अप्रोच किया, तो वो जो आप बोलते हो ना कि ये एक्सपीरियंस है सॉल्व करने का क्वेश्चंस का, या फिर वो एक्सपीरियंस क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस है। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपके ब्लड में ये चीजें जाएगी और आपके जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, अगर यही एंड वर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखा होता तो उस केस में हम इसको कैसे ड्रॉ करते। तो सर्कुलर अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, मतलब तो सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, यहां भी एंड का रिलेशन किसके साथ होगा, ए के साथ ही होगा। मतलब जो सेकंड सेंटेंस दे रखा होगा, सेकंड सेंटेंस जो दे रखा होगा आपको, एंड के बाद का जो सेंटेंस दे रखा होगा उसका रिलेशन पूरा ए के साथ ही बनेगा। मतलब यहां पे अगर लिख दो ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अगर एंड को अगर हम थोड़ी देर भूल जाए तो यहां पे अगर आप डायरेक्ट ए लिख दो तो यही इसका मतलब होगा ए इज ऑल्सो सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी तो है ही, अगर एंड को हमने यहाँ पे हाइड कर दिया तो एंड के जगह हमें क्या लिख देना होगा, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में क्या आएगा, अगर फेसिंग नॉर्थवर्ड्स है तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, पहला सेंटेंस पढ़ेंगे ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो हमने सबसे पहले सी को बना लिया। सी को बनाते ही हमने इनवर्ट फेसिंग बना लिया है, हमने इनवर्ट फेसिंग बना लिया, तो इनवर्ट फेसिंग बनाया तो ये क्या आ जाएगा लेफ्ट, ये क्या आ जाएगा राइट, और दे रखा है ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ए क्या आ जाएगा सी के जस्ट बगल में, ए क्या आ जाएगा सी के जस्ट बगल में, ए क्या आ जाएगा सी के जस्ट बगल में, ठीक है। अगर ए कुछ ऐसा आ जाएगा तो ए का लेफ्ट क्या हो जाएगा ये, ए का राइट क्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़िए, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है सेकंड है किसके, बी के राइट से, बी के राइट से सेकंड है, ठीक है। मान लीजिए बी कुछ भी होता, बी इनवर्ट फेसिंग है, बी कहीं पे भी होता, तो ए का पोजीशन क्या है, ए का पोजीशन क्या है बी से, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए बी है, तो बी का लेफ्ट राइट कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, लेफ्ट राइट कैसे लिखेंगे, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हमने ऑलरेडी सीख रखा है, उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने उसको ऑलरेडी पहले देख रखा है फ्रेंड्स कि लेफ्ट राइट हम कैसे बनाते हैं। तो बी अगर इनवर्ट फेसिंग है तो बी का लेफ्ट क्या हो जाएगा ये, और बी का राइट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है ए क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट एक खुद हो जाएगा। तो अरेंजमेंट कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, सी ए, यहां पे कोई एलिमेंट आ जाएगा और यहां पे भी कोई एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो फ्रेंड्स यहां पे, और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम इस सर्कल को काट दें, अगर हम बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए दिखा रहा हूं, अगर इस सर्कल को अगर हम काट दें, इस सर्कल को अगर हम काट दें, ठीक है, इस सर्कल को अगर हम काट दें, सर्कल को काट के, सर्कल को काट के सर्कल को पूरा खोल दें, इस सर्कल को अगर पूरा खोल दें, हमने सर्कल पर एक कट लगाया, सर्कल को हमने एक कट लगाया और सर्कल को पूरा खोल दिया। सर्कल को अगर पूरा खोल दिया तो अरेंजमेंट कैसा बन रहा है फ्रेंड्स, यहां पे आप देखिए, इस सर्कल को ऐसे करके पूरा खोल दिया
तो यहाँ पे क्या आया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आया, सी आया। उसके जस्ट बगल में क्या आया फ्रेंड्स, ए आया। उसके जस्ट बगल में क्या आया फ्रेंड्स, ए आया। उसके बाद एक जगह छुटी हुई है ये वाली, और उसके बाद क्या आया फ्रेंड्स, बी आया। और सारे इनवर्ड फेसिंग थे, सारे इनवर्ड फेसिंग थे, सारे इनवर्ड फेसिंग थे। क्या ये चीज और ये चीज आपको एक जैसी नहीं दिखती? तो यही मैं आपको शुरू में ही बताना चाह रहा था कि नॉर्थवर्ड फेसिंग, इनवर्ड फेसिंग जो चीजें होती हैं वो आप अच्छे से विजुलाइज करोगे तो एक जैसी दिखनी भी शुरू हो जाएगी। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है ना वो लीनियर अरेंजमेंट के भी केस में बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये सारे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीजें में एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा विजुलाइज करो। मैं थोड़े से मजे के लिए आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि व्हेन फेसिंग आउटवर्ड्स दे रखा होगा, व्हेन फेसिंग आउटवर्ड्स दे रखा होगा तो ये सेंटेंस का डायग्राम कैसा बनेगा। तो सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा और C इज नाउ आउटवर्ड फेसिंग। C क्या है, आउटवर्ड फेसिंग है। तो अगर C आउटवर्ड फेसिंग है तो C का लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, A इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। A क्या है, C के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो लेफ्ट किधर है C का, ये है। A कहां आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो A यहां बन जाएगा फ्रेंड्स, A यहां बन जाएगा। और दे रखा है A is immediate left of C and second to the right of B। तो second to the right of B, A जो है B के सेकंड है राइट में। तो B मान लीजिए अगर यहाँ पे है, B मान लीजिए अगर यहाँ पे है, तो A किधर होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ B। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो B से फर्स्ट सेकंड, तो A इज सेकंड टू द राइट ऑफ B। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, B और यहाँ पे कोई बैठा होगा, को जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रखा होगा उसको हम बैठा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस सर्कल को काट के देखा, इस सर्कल को भी अगर हम यहाँ से काट दें तो जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो साउथवर्ड फेसिंग वाला रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जस्ट कोरोलरी, थोड़ा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बताया है। बाकी इस स्लाइड में पूरा जो आपको समझाने का जो मतलब था वो इस एंड वर्ड को समझाना था कि अगर यहाँ पे एंड आ गया तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे क्वेश्चंस में, वो हमने सीखा। या फिर यहाँ पे एंड की जगह बट या फिर और भी आ जाएगा, उसको भी हम सेम तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बट दे रखा होता और इसके बाद का सेंटेंस लिख रखा होता कुछ, तो वो किसको रिलेट कर रहा था फ्रेंड्स, इसी एलिमेंट को रिलेट कर रहा होता। उसी तरह यहाँ पे अगर और दे रखा होता तो वो भी ये वाले एलिमेंट को डिनोट, रिप्रेजेंट कर रहा होता, उसके साथ कुछ रिलेशन बना रहा होता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, जिससे कुछ जो सेंटेंस पढ़ने का जो मतलब होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उन वर्ड्स को भी कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला जो वर्ड्स है हु, जिसको हम लोग जो भी बोलते हैं, जो अगर दे रखा हो, ठीक है, ए जो है, ए हु इज, ए जो है सेकंड टू द राइट ऑफ बी में, मतलब ए जो है वो बी के सेकंड है राइट से, एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, और इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो इसमें जो मतलब है हु का, इसमें जो हु का मतलब है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, ए के लिए यूज किया जा रहा है। तो जब भी जो आएगा या फिर हिंदी में अगर जो लिखा होता है या इंग्लिश में हु या हुम लिखा होता है, तो जस्ट उसके पहले जो वर्ड होता है वो उसको डिनोट करता है। ठीक है, ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो इसको हम अगर लीनियर अरेंजमेंट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले किसको बनाएंगे, ए को बनाएंगे या बी को बनाएंगे, तो बी को बनाएंगे। तो बी को हमने बना लिया, बी का लेफ्ट कौन सा होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो राइट की हो गया 1 2 सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो ए ये हो जाएगा। इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। मतलब ये सेंटेंस किसके लिए बोला गया है फ्रेंड्स, ये बी के लिए बोला गया है या ए के लिए बोला गया है, तो ये सेंटेंस जो है वो ए के लिए बोला गया है। तो ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में तो सी कुछ ऐसा हो जाएगा, सी कुछ ऐसा हो जाएगा, सी का लेफ्ट राइट कुछ ऐसा बन जाएगा, और ए कहां आ जाएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में फ्रेंड्स, ए कहां आ जाएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, तो व्हेन फेसिंग साउथवर्ड्स इसका
फिगर कैसा बनेगा फ्रेंड्स, व्हेन फेसिंग साउथवर्ड कैसा बनेगा, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ड्रॉ करके देखेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आता है तो आप हमें इसको अपना सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पे हमें उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। उसी तरह अगर सर्कुलर अरेंजमेंट को अगर हम देखें, सर्कुलर अरेंजमेंट को देखें तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए क्या है, ए जो है बी के सेकंड टू द राइट है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, बी बना लेते हैं। बी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, फर्स्ट सेकंड, तो ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो ए ये हो जाएगा। एंड इज एंड नहीं है, मतलब ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ये सी के लेफ्ट में है। तो मान लीजिए सी अगर कहीं यहां पे भी दे रखा हो तो सी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ए जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, तो सी कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी ए, यहाँ पे कोई आदमी बैठा रहा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, और बी ऐसा कुछ बन जाएगा फ्रेंड। तो ये नॉर्थवर्ड में जो इनवर्ड फेसिंग के केस में, तो आउटवर्ड फेसिंग के केस में ये कैसा बनेगा फ्रेंड्स, ये भी आप खुद से ड्रॉ कीजिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको ये होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप चीजों को खुद से प्रैक्टिस करें और खुद कॉन्फिडेंस फील करें कि नहीं अब मैं ये क्वेश्चन को बना सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो मतलब हो गया जो का मतलब हु और हुम दे रखा होगा सेंटेंस में, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। एक पार्ट और बचता है फ्रेंड्स थ्योरी का, जिसमें दे रखा होता है ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। देखिए पहले सेंटेंस में क्या था, ए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी कॉमा इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब क्या है, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया फ्रेंड्स। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा हु के पहले जो एलिमेंट दे रखा होता है, हु का रिलेशन इसी के साथ होता है, और हु का रिलेशन अगर उसी के साथ हो गया तो आगे वाला जो सेंटेंस हो जाएगा, आगे वाला जो सेंटेंस हो जाएगा इसके बाद वो सी के लिए दे रखी होगी, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट के केस में कैसे ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, लीनियर अरेंजमेंट के केस में कैसे ड्रॉ करेंगे, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सी को ड्रॉ करेंगे, और ए कहां हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट में। ए क्या हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट में। लेफ्ट में कैसे आया, ये सी था, सी का लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। एंड ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सी क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, सी क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी है। तो बी का राइट क्या है, ये है, लेफ्ट क्या है, ये है, तो बी से सेकंड क्या है, फर्स्ट सेकंड, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो यहां पे जो सेकंड सेंटेंस है वो सी के लिए यूज किया गया है फ्रेंड्स। तो इन चीजों को ध्यान से रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर इन चीजों को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा, आप फंसे रह जाओगे, ठीक है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में ये कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, वो देखते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में हमने एक सर्कल बना ली, अब ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी को हमने बैठा दिया सबसे पहले। सी को हमने इसलिए सबसे पहले बैठाया, क्यों बैठाया, क्योंकि जब भी पहला सेंटेंस दे रखा होता है तो सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करते हैं, जो बाद में एलिमेंट आता है उसको। तो सी को हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए कहां आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। ए का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो बी बना लेते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा होगा, बी अगर कुछ ऐसा होगा तो इसका लेफ्ट और इसका राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका लेफ्ट और इसका राइट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में घूमे तो हमें क्या आता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इस डायरेक्शन में अगर हम इनवर्स में घूमे तो हमने ऑलरेडी पहले दूसरे स्लाइड्स में सीख रखा है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आता है। तो सी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो बी का राइट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड बी से राइट में, तो बी का राइट क्या है, इस डायरेक्शन में राइट है, बी का राइट इस डायरेक्शन में राइट हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में राइट हो रहा है। और सी का प्रेजेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है, तो पहला ए है और दूसरा सी है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी तक हमने
जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको अच्छे तरीके से सीख लिया है फ्रेंड्स, जो कि आपके अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट क्या है, इनवर्स आउटवर्ड्स का कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्या है लीनियर के केस में, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्या है सर्कुलर के केस में, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे सीख लिया है फ्रेंड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब बेसिकली जो हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस में देखेंगे कि इन सब चीजों को सीखने के बाद उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं फ्रेंड्स, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं और अपना सॉल्यूशन कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट का सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे फिर हम और भी कुछ सवाल देखना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला जो सवाल आपको दे रखा है वो लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है। हमने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही दे रखा है फ्रेंड्स। काफी फ्रेंड्स ने हमें रिक्वेस्ट करा था कि सर आप क्वेश्चंस को हिंदी में नहीं लिखते हो, प्लीज हिंदी में लिखा करो क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चंस को हिंदी में दे रखा है फ्रेंड, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। इनका सॉल्यूशन कैसे आता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस को देखो, खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर नहीं आता है तो हमारा मेथड देखो और देखो कि कुछ इंप्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलतियां करो, अपने घर पे बैठ के गलतियां करो, तो वो ज्यादा अच्छा है बशर्ते कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलतियां करो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा हिंदी में क्वेश्चन है और उसका काउंटर पार्ट इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं होता है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो देखिए और अपनी गलतियों से सीखिए और कोशिश कीजिए कि गलतियां दोबारा ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितना भी हमने सीख रखा है उन्हीं का एप्लीकेशन है, तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स कि 7 लोग हैं ये नाम के और सभी वी से रिलेटेड है। सभी किससे रिलेटेड है, वी से रिलेटेड है इन सब में, और सारे क्या है, फेसिंग नॉर्थ। मतलब जो भी है सारे क्या फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हम बना लेंगे और कितने लोगों को हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ क्यों हमने ऐसा बनाया हमने ऑलरेडी देख लिया फ्रेंड्स। जे सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। जे जो है एक्सट्रीम एंड से थर्ड है फ्रेंड्स। तो एक्सट्रीम एंड क्या हो गया फ्रेंड्स, या तो ये या तो ये, ठीक है। हम चलिए मान लेते हैं कि इस एंड से बनाते हैं, इस एंड से बनाते हैं। तो इस एंड से जो जे है वो थर्ड है। तो एक्सट्रीम एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक्सट्रीम एंड से कहां पे है, थर्ड पे है। तो जे कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आ जाएगा। जे कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। वी's फादर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। वी के जो फादर है सेकंड टू द राइट ऑफ जे है, ठीक है। तो जे कहां है फ्रेंड्स, जे कहां है, यहां है। जे क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ फेस अगर जे कर रहा है तो उसका लेफ्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने ऑलरेडी सीख लिया इन चीजों को, लेफ्ट और राइट ये क्यों आया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जे सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, हमने बना लिया उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड। वी's फादर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे। वी के जो फादर है सेकंड टू द राइट ऑफ जे है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट ऑफ जे, ये पोजीशन। सेकंड क्या हो जाएगा राइट ऑफ जे, ये वाला पोजीशन। तो यहां पे कौन बैठ रहा है फ्रेंड्स, यहां पे कौन बैठा हुआ है, वी's फादर। वी's के क्यों कौन बैठा हुआ है, वी's फादर। अब वी का फादर इनमें से कौन है वो हम बाद में डिटरमाइन करेंगे। यहां पे कौन बैठा हुआ है, वी's फादर। हमने उसको एज इट इज यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, ओनली 3 पीपल आर देयर बिटवीन वी's फादर एंड वी's सिस्टर। वी's फादर और वी के सिस्टर के बीच में 3 लोग हैं। तो वी's फादर अगर यहां पे है तो वी's का सिस्टर कहां हो जाएगी, यहां पे हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वी's
फादर और वीज के सिस्टर के बीच में 3 लोग हैं, तो वीज फादर से अगर हम 3 लोग बीच में जोड़े तो 1 2 3, तो 3 लोग बीच में आ जाएंगे और वी की सिस्टर कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। यहां पे कौन बैठा है फ्रेंड्स, इसका मतलब वीज की सिस्टर। अब आगे पढ़ते हैं। एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वीज सिस्टर एज टू द राइट ऑफ वीज मदर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि जितने लोग वीज सिस्टर के लेफ्ट में है, एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वीज सिस्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ वीज मदर। ठीक है, तो वीज के सिस्टर के लेफ्ट में कितने लोग हैं, पहले सबसे पहले पोजीशन हमने वीज का सिस्टर का क्या है, ये वाला। इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वीज सिस्टर्स, तो वी के सिस्टर के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ये वाले और ये वाले। वीज सिस्टर के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 और 2। उतने ही लोग वीज की जो मां है उनके राइट में है, उतने ही लोग वीज की जो मां है उनके राइट में। तो जितने भी पोजीशन हमने बना रखे हैं, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट, इसका राइट। उसी तरह ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट राइट, यहां पे ये लेफ्ट, यहां पे ये राइट, और इसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वी सिस्टर, वी सिस्टर के लेफ्ट में कितने लोग हैं फ्रेंड्स, 2 लोग हैं, एक ये और एक ये। और ये दे रखा है कि वीस की मदर जहां पे भी बैठती हैं उनके राइट में सिर्फ 2 ही लोग हैं होंगे। क्यों, क्योंकि एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वीज सिस्टर एज टू द राइट ऑफ वीज मदर। तो वीज की सिस्टर के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो वीज की मदर के राइट में कितने लोग हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 लोग हो जाएंगे। तो वी की मदर कौन हो जाएगी फ्रेंड्स, वी की मदर कौन हो जाएगी, जे हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, फिर से देख लेते हैं इसको। वो इसलिए क्योंकि अगर ये वी की मदर किसी और भी पोजीशन पे बैठ गई, किसी और पोजीशन पे बैठ गई, जैसे मान लीजिए कि वी की मदर इस पोजीशन पे बैठ गई, तो उनके राइट में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे फ्रेंड्स। उनके राइट में 3 लोग हो जाएंगे, 1 2 और 3। लेकिन देख क्या रखा है क्वेश्चन, वीज के सिस्टर के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही वीज के मदर के राइट में लोग हैं। तो वीज सिस्टर के लेफ्ट में कितने लोग थे, 2 लोग थे। अगर वी की मदर यहां पे आ जाती तो उनके राइट में कितने हो जाते, 3 लोग हो जाते। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता। तो वीज की मदर सिर्फ इसी लोकेशन पे बैठ सकती है, क्योंकि इसी लोकेशन ये एकमात्र लोकेशन है जहां से जो एलिमेंट यहां पे बैठेगा उसके राइट में सिर्फ 2 लोग होंगे। ठीक है, तो जे क्या हो जाएंगी, वीज मदर, जे क्या हो जाएंगी, वीज मदर। ठीक है, अब देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड वीज मदर। एन और वीज मदर के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठते हैं। तो वीज की मदर जो है वो जे है। तो या तो एन यहां आ सकता है या तो एन यहां आ सकता है। क्यों ऐसा हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि बोल रखा है वीज की मदर और एन के बीच में कोई एक एलिमेंट ही आ सकता है। या तो एन अगर यहां आ गया तो एन और वीज के मदर के बीच में एक आदमी है, और वीज के मदर और एन के बीच में यहां पे भी एक आदमी है। तो 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे बनेगी। इसको हम आगे चल के एलिमिनेट कैसे करेंगे वो आगे की क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं तो दे रखा ही होगा। तो हमने दोनों ही ऑप्शन यहां पे लिख लिए फ्रेंड्स। ठीक है, एन इज द सन ऑफ सी। एन जो है सी का सन है, एन जो है सी का सन है, एन जो है सी का सन है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन क्या डिनोट करता है फ्रेंड्स, मेल, और ये क्या डिनोट करता है, जनरेशन। तो एन जो है सी का सन है, एन जो है सी का सन है, उसको हमने अलग से बना लिया क्योंकि यहां पे उसको हम रिप्रेजेंट अभी नहीं कर पाएंगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए जो है सी के थर्ड राइट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। ए अगर यहां है, ए अगर यहां बैठा हुआ है तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी अगर मान लीजिए यहां है तो ए कहां आ जाएगा, 1 2 और 3, मतलब यहां पे कोई आएगा और यहां पे कोई आएगा।
तो कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा सी और ए के बीच में, उसको हमने अलग से बना लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे अभी हमें पता नहीं ना सी और ए को कहां एडजस्ट करेंगे। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो ये अरेंजमेंट तो कहीं ना कहीं यहां पे फिट होगी फ्रेंड्स, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब C इज द फादर ऑफ R, C जो है R के फादर है, C जो है R के फादर है। अभी क्या था, N जो था C का बेटा था, N जो था C का बेटा था। ठीक है, N जो था C का बेटा था। अब C का जो R जो है वो, जो C जो है वो R के फादर है, जो C जो है वो R के फादर है, वो दे रखा है, वो हमने वहां पे बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, आप नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो C इज द फादर ऑफ R हमने ऑलरेडी देख लिया। अब है F सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ R। तो R मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो इसका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो F कहां सिट करेगा, यहां सिट करेगा। तो F सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ R। तो R और F एक साथ आने चाहिए, R और F एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ करके अपने जितने भी सेंटेंस दे रखे थे उसका कुछ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करके देख रखा है। ठीक है, फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है जिनको हमने प्लॉट करना अभी तक नहीं किया। तो ओनली 1% सिट्स बिटवीन एन एंड वीज मदर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब यहां पे पढ़िए, एन इज द सन ऑफ सी, एन जो है सी का सन है। ठीक है, अब एन अगर सी का सन है तो एन एक मेल फिगर है। हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे क्या देखा कि हमने एन को क्या माना था, दो केसेस हमारे बने थे, एन या तो यहां आता है या तो यहां आता। तो एन तो यहां पे कौन बैठा है एक्चुअल में, वीज सिस्टर। तो वीज की अगर सिस्टर यहां बैठी है तो एन तो यहां आ नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि एन क्या है, मेल है। तो एन क्या हो जाएगा, एन जो ये को कहां आना होगा, यहां पे आना होगा। एन यहां पे आ जाएगा तो वीज फादर कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, वीज फादर कौन हो जाएंगे, एन। वीज मदर क्या हो गई है फ्रेंड्स अभी तक, जे। यहां तक तो हमने कंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, हमने और तीसरा चीज क्या कंक्लूड किया था कि आर और एफ जो है, आर और एफ कुछ इस डायरेक्शन में आएंगे, आर एफ के लेफ्ट में होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एफ जो होगा आर के राइट में होगा। तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं। क्या आर यहाँ पे आ सकता है फ्रेंड्स, क्या आर यहाँ पे आ सकता है, आर क्या यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों, अगर आर यहाँ पे आ गया तो एफ को कहां आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एफ तो यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब आर यहाँ तो नहीं आएगा। ठीक है, यहां तो आएगा नहीं, ऑलरेडी सीट भरी पड़ी है। उसके बाद क्या आर यहां पे आ सकता है फ्रेंड्स, आर अगर यहां पे आ गया तो इसके राइट में एफ को आना है, लेकिन यहां पे क्या है, जे प्रेजेंट है, तो आर यहां पे भी नहीं आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, आर कहां आ सकता है फ्रेंड्स, आर यहां आ सकता है, आर यहां आ सकता है, एफ यहां आ सकता है। ये फिजिबिलिटी है, ये अभी फिजिबिलिटी है, अभी हमने कंफर्म नहीं किया। या फिर आर यहां आ सकता है और एफ यहां आ जाए, ये सेकंड फिजिबिलिटी है। या फिर थर्ड फिजिबिलिटी में क्या हो जाए, आर यहां पे आ जाए और एफ यहां पे आ जाए, आर यहां पे आ जाए और एफ यहां पे आ जाए। इन सब केसेस में कहां पे कौन आएगा वो अब अभी कुछ देर में डिटरमाइन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। C इज द फादर ऑफ R, F sits to the immediately right of R, V's wife sits second to the left of V, V's wife sits second to the left of V। तो हमारे पास कुछ सेंटेंस बचा नहीं, इनको और भी अप्रीहेंड करने के लिए, तो इन्हीं में से यूज करके हमें अपना आंसर लेके आना होगा फ्रेंड्स। इन्हीं को यूज करके हमें अपना आंसर लेके आना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आंसर ले आ सकते हैं। अब हमने इस चीज को यूज नहीं करा है, जिस चीज को यूज नहीं करा है उसको अभी हम देखेंगे। अभी हमें क्या एडजस्ट करना है, सी दो जगह, उसके बाद ए, सी के बाद दो जगह में कोई बैठ सकता है और फिर ए आना चाहिए। ठीक है, तो क्या सी यहां पे आ सकता है, सी यहां पे आ सकता है। सी अगर यहां पे आ जाए, सी अगर यहां पे आ जाए तो दो जगह उसके खाली रहेंगे, मतलब यहां पे खाली इन द सेंस कि जे आ जाएगा और कोई और आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और आर और एफ यहां पे हट जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर सी को यहां पे रखें, सी को अगर यहां पे रखें, दो जगह फिर यहां से खाली बन जाएगी जिसके बीच में कोई भी आ सकता है, और यहां पे फिर ए आ जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्या कि सी यहां पे आ जाए,
बीच में दो एलिमेंट इसके बीच में कोई भी आ जाएंगे और ए यहां पे आ जाए, तो ए तो यहां आ नहीं सकता है। ए अगर यहां आ नहीं सकता है फ्रेंड्स, तो सी या तो यहां आएगा, सी या तो यहां आएगा फ्रेंड्स, या तो फिर सी यहां आएगा, या तो सी या तो यहां आएगा फ्रेंड्स, या तो सी यहां पे आएगा। ठीक है, सी या तो यहां पे आएगा या तो सी यहां पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने देख लिया कि सी कहां कहां आ सकता है। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। सी इज द फादर ऑफ आर, सी इज द फादर ऑफ आर, सी इज द फादर ऑफ आर। सी अगर फादर ऑफ आर है तो फिर सेम लॉजिक से सी क्या हो जाएगा, एक मेल फिगर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मेल फिगर हो जाएगा। सी अगर मेल फिगर हो गया फ्रेंड्स, तो यहां पे कौन बैठा हुआ है, वी सिस्टर, तो सी यहां तो नहीं आएगा। सी कहां आ जाएगा, फिर सी को यहां पे ही आना पड़ेगा। सी अगर यहां पे आ गया तो ये दोनों जगह खाली हो जाएंगी और यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इन्फरेंस करके यहां पे निकाल चुके हैं। सी और ए के बीच में एग्जैक्टली दो लोग हैं और सी और ए के बीच में एग्जैक्टली दो लोग हैं, तो हमारे आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, आर कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, आर और एफ, जो ये वाला जो रिलेशन है वो हमारा आ जाएगा। आर और एफ का रिलेशन ये आ जाएगा, तो आर कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आ जाएगा। एफ कहां पे आ जाएगा, एफ कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो सी आर एफ ए जे एन, और बच क्या गया फ्रेंड्स, बच क्या गया, वी। तो वी कहां आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आ जाएगा, वी यहां पे आ जाएगा। और लास्ट लाइन पढ़िए, वीज वाइफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी अगर यहां है, वी का लेफ्ट यहां है, तो वी की वाइफ कौन हो जाएगी, वी की वाइफ कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। वी की वाइफ कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमारा जो पजल है, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ वी। वी के राइट में कितने लोग हैं, वी के राइट में कितने लोग हैं फ्रेंड्स। तो वी ये हो गया, वी का राइट कौन सा हो गया फ्रेंड्स, ये वाला रीजन हो गया। तो वी के राइट में कितने लोग हैं फ्रेंड्स, एक लोग हैं। तो वी के राइट में कितने लोग हैं फ्रेंड्स, वी के राइट में कितने लोग हैं, वन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी ये हो गया, वी का लेफ्ट क्या है, इस डायरेक्शन में। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी कौन है, ए है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी में कौन है, वन, फर्स्ट, सेकंड, ए है। तो ए सिट्स, ए सिट्स, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन को क्या है, हाउ इज एन रिलेटेड टू ए, हाउ इज एन रिलेटेड टू ए, हाउ इज एन रिलेटेड टू ए। तो एन कहां था फ्रेंड्स, एन क्या है, एन है क्या, कौन है, वीज फादर। एन क्या है, वीज फादर, और ए क्या है, वीज वाइफ। ए क्या है, वी की वाइफ है। ए क्या है, वी की वाइफ है। और एन क्या है, वीज के फादर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, फादर इन लॉ। हाउ इज एन रिलेटेड टू ए, तो एन क्या थे, वी के फादर थे। एन क्या थे, वी के फादर थे। एन क्या थे, वी के फादर थे। और ए क्या थी, ए क्या थी, ए की वाइफ थी। ए क्या थी, ए की वाइफ थी। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू ए, एन का रिलेशन ए के साथ पूछा गया है, तो एन इज रिलेटेड एज फादर इन लॉ। अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमें ये जो सेंटेंस दे रखा होता है, इंपॉर्टेंटली इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज होता था, हाउ इज ए रिलेटेड टू एन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एन, तो हमारा आंसर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता। वो क्या हो जाता, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ये सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हमारा रिलेशन पूछ रखा है, एन ए से कैसे रिलेटेड है, एन ए से कैसे रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बेसिक थ्योरी पढ़ लिया है, हमने एक लीनियर जो अरेंजमेंट होता है उसका एक सवाल देख लिया है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और आगे की लेक्चर में हम सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, स्क्वायर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, उसके बाद हेक्सागोनल अरेंजमेंट का क्वेश्चन, फिर आपका ट्रायंगुलर क्वेश्चन, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इन चारों जो टॉपिक बच गए हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को, ये सिटिंग अरेंज वाले चैप्टर को कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो
तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।